चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 जो है वो हम देख रहे थे और इसमें मेनली स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के ऊपर बात हो रही है। अलग अलग कैटेगरीज हमने देखी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी देखा, बिजनेस लेवल देखा, फंक्शनल लेवल देखा। फंक्शनल लेवल में भी हमने कुछ पॉइंट्स देखे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एचआर, ये सब पॉइंट्स पे बात हुई। अब जो नेक्स्ट ब्लॉक है दैट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। तो नाम से समझ आ रहा है कि प्रोडक्शन इज ऑल्सो बिजनेस फंक्शन, और उसमें क्या स्ट्रेटेजीज लगानी है, उसमें बहुत सारी वेराइटी हो सकती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज का, उसमें एक डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है, एक है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी और तीसरी है मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी। प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत फेमिलियर और बहुत एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिससे बात रिलेट होगी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी सबसे पहली अगर उस पर हम बात करें तो उसका बेसिक मतलब ये है कि हाउ इज योर प्रोडक्ट और सर्विस डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। फर्क क्या है, क्यों कोई आपके पास ही आएगा और दूसरों के पास नहीं जाएगा, यूएसपी क्या है, डिफरेंस का पॉइंट क्या है। तो आप कोई भी बिजनेस या सर्विस इन फ्यूचर भी अगर प्रोवाइड करो ना, तो डिफरेंशिएशन पे ध्यान देना। अगर आप चाहते हो कि भीड़ से अलग दिखना है तो कुछ अलग करना भी पड़ेगा, तभी वो डिफरेंशिएशन की वजह से ही आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाओगे। हल्दीराम की जो केस स्टडी है वो एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब हल्दीराम का जो केस है वो 100 साल से पुराना है, बिकॉज 1911 या 19 से चल रहा था उनका बिजनेस। तो जो हल्दीराम कंपनी के फाउंडर है उनके दादाजी का बिजनेस था वो। तो बोले राजस्थान में ऐसे पूरा मार्केट लगता था नमकीनों का, ये सब चीज़ों का। तो बोला हर कोई, सबकी छोटी छोटी दुकानें थी, तो सब वो जो है ये बीकानेरी सेव बना रहे हैं और मार्केट में बाहर वो प्लास्टिक की बोरियों में और ऐसे करके उसको भर के रख रहे हैं। लोग आते हैं, खरीद के पैक करा के ले जाते हैं। अब कोई 100 ग्राम ले गया, कोई 500 ग्राम ले गया। बट बोले मेरे जैसे 50 बैठे हुए लाइन में, सब लोग यही कर रहे हैं, तो मेरे प्रोडक्ट में और बाकी सबके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब जो हल्दीराम के फाउंडर हैं उनके दिमाग में वही था कि यार अलग क्या है, मतलब जैसे बाकी दुकानदार है वैसे मैं हूँ, कस्टमर मेरी दुकान पे ही क्यों रुकेगा और आगे क्यों नहीं जाएगा, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। अच्छा, प्राइस में आप कुछ प्रीमियम नहीं चार्ज कर सकते, सबका प्रोडक्ट सेम है तो प्राइस तो मार्केट ने डिसाइड कर लिया। कस्टमर तो बार्गेन कर सकता है लेकिन हम कुछ ऊपर चार्ज ही नहीं कर सकते, हमारे प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस नहीं है। फिर बोले जो सेव वो बेच रहे थे उसकी जो क्वालिटी है वो भी उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत जल्दी वो सेव सिल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी, टेक्सचर अच्छा नहीं रहेगा। तो बोले प्रोडक्ट बहुत ओके था और मार्केट में बेचने वाले 100 थे और सब लोग वही कर रहे थे। तो ही वॉज लाइक यार ऐसे तो कोई मतलब नहीं, हम कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ग्रो नहीं होगा। तो उन्होंने पहले रेसिपी पे काम किया। वो बोले जो बीकानेरी सेव की रेसिपी जो बाकी लोग फॉलो कर रहे सबकी स्टैंडर्ड थी, तो बोले उसको हम कुछ चेंज करते हैं जिससे वो और बेटर क्वालिटी, बेटर टेस्ट, क्रिस्पीनेस आए। तो उन्होंने बहुत सारी इंग्रेडिएंट चेंज करके ट्राई किया और वो बेसन की सेव बनती है, बेसन के बदले उन्होंने कुछ दाल मिक्स की उसके अंदर और ऐसे वैरायटी ट्राई की, बना बना के देखा, टेस्ट करके देखा। फिर उनको एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला टेस्ट मिला जो क्रिस्पी भी बन रहा था, अच्छा भी था और कस्टमर को पसंद भी आता। लोगों को टेस्ट कराया, लोगों को अच्छा लगा, बोले ये कुछ डिफरेंट है, मतलब बाकी लोग जो बेच रहे हैं उसका टेस्ट अलग है, आप जो बेच रहे हो उसका टेस्ट अलग है। तो पहले टेस्ट पे काम किया। अब वो जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं बाकी लोग नहीं कर रहे थे, तो सबको जाके थोड़ी बताएंगे मैं ये कर रहा हूँ। बट जब वो बनने के बाद जो टेस्ट आ रहा है ना, तो कस्टमर कैसा ओपन मार्केट है, टेस्ट करके देखता है, अच्छा लगता है, पैक करा लेता है। तो धीरे धीरे नाम हो गया कि इसकी सेव का टेस्ट बाकी सबसे अलग है। फिर उन्होंने सोचा कि जब टेस्ट हमने अलग दे दिया है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो अब हम इसको ना प्रॉपर पैकेजिंग में बेचते हैं। ये खुला लूज सेलिंग में कभी वैल्यू नहीं क्रिएट होती, पैसा नहीं मिलेगा। तो उसको पैकेजिंग में कन्वर्ट किया कि अपने नाम से पैक करके बेचेंगे। अब 10 दुकानों में ऐसा है कि वो ओपन लूज पैकिंग अलग दिख रहा है, अपना ब्रांडेड पैकिंग अलग दिख रहा है, तो कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है। अब उसको एक ब्रांड का नाम मिल रहा है, उसको एक पैकेज प्रोडक्ट मिल रहा है जो हाइजीनिक लगता है कि भाई खुले हाथों से सेव उठाई फिर पैक किया, सही नहीं लगता, पैक है तो भाई हाइजीनिक है, और दूसरा टेस्ट बेटर है। तो जब ये सब उन्होंने करना शुरू किया तो उनको प्राइस में प्रीमियम मिलना शुरू हो गया और ये डिफरेंशिएशन हो गया कि भाई 10 दुकानें अलग है, मैं अलग हूँ। तो वैसी स्ट्रैटेजी अगर आप लगाओगे ना, तो आपको बिजनेस में ग्रोथ जल्दी मिलेगी और कॉम्पिटिटर्स उतना जल्दी आपको बीट नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट है। आज भी देख लो, बीकानेरी सेव का पूरे इंडिया में एक ही मार्केट है, हल्दीराम। उस लेवल पे कोई पहुंच ही नहीं पाया बिकॉज फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, जो कोई नहीं कर रहा वो हम करेंगे। प्रोडक्ट पे पहले तो ध्यान दिया, सिर्फ पैकिंग नहीं की, उसके बाद पैकेजिंग पे, उसके बाद प्राइसिंग पे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पे। आज पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हैं। अब जो बीकाजी है, बीकाजी भी हल्दीराम की फैमिली है, वो भाई भाई फिर अलग हो गए आगे जाके, तो एक ही फैमिली है जिन्होंने उसको ग्रो किया और पूरे इंडिया में मोनोपोली। अब उसके लेवल पे कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है, ये वो बात होगी। वैसे दैट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। तो हर कंपनी ये कोशिश करती है कि अगर हमें मार्केट कैप्चर करना है तो बाकी लोगों से कुछ अलग करना पड़ेगा और वो यूनिकनेस होनी चाहिए।
डोमिनोज है, डोमिनोज फेमस कैसे हुआ, चीज बस्ट। तो चीज बस्ट जब वो लेके आया तो कोई लेके नहीं आया था, तो भाई डिफरेंशिएशन, मेरे पिज्जा में और बाकी पिज्जा में क्या डिफरेंस है, तो भाई चीज बस्ट वाला हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सर्विस डिफरेंशिएशन, 30 मिनट्स में हम फ्री डिलीवरी करेंगे, लेट हो गया तो पैसे मत देना, ये उन्होंने स्टार्ट किया। तो अगर आप बाकी लोगों से कुछ हटके करोगे ना तो नजर में आओगे, वैसा दैट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो इसमें बहुत सारे केस हो सकते हैं। मैंने एक और एग्जांपल रखा है यहाँ पे डॉम्स का। डॉम्स का ब्रांड है आपका, स्टेशनरी ब्रांड है, ठीक है, आप लोग यूज करते भी होंगे, कुछ चीजें डॉम्स की होंगी आपके पास। डॉम्स एक आइडियल एग्जांपल है कि डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। स्टेशनरी मार्केट में अगर कोई मार्केट लीडर इतने साल से रहा है तो वो डॉम से पहले नटराज, अप्सरा, कैमलिन, ये सब ब्रांड्स की मोनोपोली, इनके अलावा कोई नहीं मार्केट में, और बरसों से है। मतलब कैमलिन तो 1800 से स्टार्ट हुआ था, और बाकी ये जो ब्रांड्स है नटराज और अप्सरा, वो हिंदुस्तान पेंसिल्स कंपनी का नाम है। नटराज अप्सरा एक ही कंपनी के ब्रांड है, अलग अलग नहीं है। मार्केट में कंपटीशन दिखता है लेकिन ब्रांड एक ही है। तो हिंदुस्तान पेंसिल्स का कोई मुकाबला ही नहीं, और इंटरनेशनल में कैमलिन का कोई मुकाबला नहीं। तो ये कंपनीज के बीच में जाके अपनी जगह बनाना डायरेक्टली तो पॉसिबल है नहीं। डॉम्स एक्चुअली जो अभी उसका आईपीओ भी आ गया, डॉम्स लिस्टेड कंपनी है। डॉम्स का बैकग्राउंड ये है कि जितनी भी ये ब्रांडेड कंपनीज मार्केट में पेंसिल बेच रही है, डॉम्स ही मैन्युफैक्चर करता था, व्हाइट लेबलिंग। भी फैक्ट्री मेरी है, मैं पेंसिल बनाता हूँ, आप बोलो आपको पेंसिल की क्या क्वालिटी चाहिए, वो उसका साइज क्या चाहिए, एमएम क्या चाहिए, बन जाएगा। और आपकी कंपनी का जो नाम बोलोगे मैं उस पर लगा दूंगा। तो जो बड़ी कंपनीज है, अप्सरा, नटराज, हिंदुस्तान पेंसिल, ये डॉम्स की फैक्ट्री पे ही पेंसिल बनवाते थे, अपना लेबलिंग करवाते थे और बेचते थे। इनका मैन्युफैक्चरिंग खुद का नहीं था। तो डॉम्स का जो फाउंडर है वो पिछले 20-30 साल, 40 साल से पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा था। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई घर में उन्होंने ये बोला कि जब हमें पेंसिल बनाने का इतना नॉलेज है और हम ही बनाते हैं, तो अपने नाम से क्यों नहीं बेचे, दूसरे के लिए व्हाइट लेबलिंग क्यों करें। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम अपना खुद का ब्रांड भी मार्केट में लॉन्च करेंगे, बिकॉज प्रोडक्शन क्वालिटी तो हमारे पास है, इन एंड आउट तो हमको सब कुछ पता है, तो हम सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग पे काम क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने अपना इतना 30 साल का या 2 जनरेशन का जो एक्सपीरियंस है वो यूज किया और डॉम्स का ब्रांड जो है मार्केट में उतारा। अब देखो उनको पता है कि अगर सेम प्रोडक्ट रख दोगे तो कोई नया प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। फिर उसमें फाइट क्या है, कमीशन का फाइट है, दुकानदार को कमीशन ज्यादा दो, सप्लाई ज्यादा करो, ये करो वो करो, तो कमाई का मार्जिन खत्म हो जाएगा। इन्होंने दिमाग अलग लगाया, बोले डिफरेंशिएशन पे काम करो। उन्होंने पहले एग्जिस्टिंग मार्केट प्रोडक्ट्स को स्टडी किया, रबर, पेंसिल, शार्पनर, जो कुछ भी है, स्केल वेल। उन्होंने देखा कि डिजाइनिंग बहुत बोरिंग है। आप नटराज का पेंसिल लो या अप्सरा का, देखने में अपीलिंग नहीं लगता। रबर नॉन डस्ट का ले लो, नॉन डस्ट भी वही कंपनी का है, पर वो सिंपल सा रबर है, उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। रबर को स्मेल करो तो स्मेल अच्छी नहीं आती, उसका टेक्सचर भी नॉर्मल सा है, बड़ा ऑर्डिनरी सा है। इन्होंने ये सोचा कि अगर हम स्टेशनरी आइटम बेच रहे हैं तो कंज्यूमर कौन है, बच्चे, स्कूल किड्स, जो वैसे ही फैसिनेट होते हैं अगर उनको कोई अट्रैक्टिव चीज मिल जाए। तो उन्होंने पहले ये काम किया कि देखो जो प्रोडक्ट इतना एडल्ट टाइप का, मतलब बड़े लोगों का सिंपल चीजों से फर्क नहीं पड़ता, डिजाइन कोई नहीं देखता, बच्चे देखते हैं, बोले आपने इतनी बोरिंग सी पेंसिल बना रखी है कि मार्केट में उसकी कोई वाइब नहीं है। तो पहले तो एक काम करो, प्रोडक्ट के डिजाइनिंग पे ध्यान दो, उसके प्रेजेंटेशन, कलर्स पे ध्यान दो। फिर इन्होंने क्या किया, रबर्स के अंदर सेंटेड रबर्स यूज करना शुरू कर दिया जिसकी स्मेल अच्छी आ रही है। रबर का शेप जो है कोई कार्टून कैरेक्टर का दे दिया। अब बच्चे जिद पे अड़ जाते हैं, यही वाला चाहिए, ये अच्छा लग रहा है। पेंसिल को भी वैसा शेप दे दिया कि ऊपर टॉप पे कुछ लगा दिया जिससे वो पेंसिल को भी कुछ कार्टून कैरेक्टर से या किसी के साथ रिलेट कर दिया, कलर ऑप्शन दे दिए। अब जब बच्चे देख रहे हैं वो स्टेशनरी तो बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, अब वो पेरेंट्स को बोलते हैं यही वाला दिलाओ, तो दिलाना ही पड़ता है। एक अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया। अब जब अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया तो प्राइस पॉइंट बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल रबर अगर 10 रुपए का आ रहा है, हम 15 या 20 भी मांगेंगे तो बच्चे जिद करेंगे तो माँ बाप को दिलाना ही पड़ेगा कि ये अच्छा भी दिख रहा है, तो प्राइस पॉइंट आ गया, तो अपन ने वो प्रीमियम भी चार्ज करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, स्कूल्स में गए, स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स करवाए, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, कलर कॉम्पिटिशन, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन। वहाँ स्कूल में किट बांटी बच्चों में फ्री, पेंसिल की किट, क्रेयॉन की किट। अब आपका प्रोडक्ट बच्चों के हाथ में आ चुका है और प्रोडक्ट अच्छा है, देख के उनको पसंद आ रहा है, नेक्स्ट टाइम खरीदेंगे तो फिर ये खरीदेंगे। ऐसे उन्होंने अपना सेल बढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया, मार्केटिंग की। अब वो प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हो गया कि आप जहां भी जाओ स्टेशनरी में आपको डॉम्स के प्रोडक्ट ही दिखेंगे, और धीरे धीरे सब कुछ रिप्लेस कर दिया। अब नोटबुक भी डॉम्स की आ रही है, स्केल भी डॉम्स की आ रही है, पेंसिल भी मिल रही है, हर सेगमेंट में वो लोग आ गए। फिर इन्होंने लॉन्च किया अपना आईपीओ। जब कंपनी ऑलरेडी इतना लेवल पे आ गई तो आईपीओ निकाला तो उसको अच्छा वैल्यूएशन भी मिला। वैसे ये सब चीजें, तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी बड़ी काम आती है, अच्छी स्ट्रैटेजी है। सोचना पड़ता है, लेकिन एक बार अगर आपको कुछ बोलते हैं ना, वो उसका बोलते हैं वो चीट कोड या क्रैक कोड मिल गया ना एक बार,
तो फिर आपकी कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है, ये प्लस पॉइंट। चलिए दूसरा देखें, कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप में तो ये है ना कि आपकी कॉस्ट पे कंट्रोल इतना अच्छा है, इतना सस्ता बनाते हो कि कॉम्पिटिटर उस प्राइस पॉइंट पे बेच ही नहीं पा रहा है। दैट इज द एडवांटेज। अब इसमें एग्जाम्पल में पार्ले जी ले लो, 5 रुपए का बिस्किट आज भी 5 रुपए का ही है। वो कैसे कर रहा है? वो ऐसे कर रहा है कि भाई एक टर्म यूज होता है कॉमर्शियल वर्ल्ड में, इसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। इन्फ्लेशन तो आपने सुना ही होगा, इसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। देखो 5 रुपए का पार्ले जी 8 रुपए में नहीं बेच सकते। अगर आप ये सोचो महंगाई बढ़ रही है तो 5 का 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया, नहीं चलेगा। वो लोग क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी कम कर रहे हैं, साइज कम कर रहे हैं। पार्ले जी बिस्किट भी अब बेचारा पतला हो चुका है। पहले जो पार्ले जी बिस्किट है मोटा आता था, एकदम पतला सा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, पर बिस्किट जो वेट है वो कम कर दिया, नंबर ऑफ बिस्किट्स पैक में है वो कम कर दिए, ग्राम्स कम कर दिए, लेकिन 5 रुपए का 5 रुपए रखा। बिकॉज कस्टमर के साथ वो जुड़ गया है। पार्ले जी मतलब 5 रुपए वाला बिस्किट, आइडेंटिटी बन गई है। 2 रुपए वाला अभी भी आता है, पर उसमें भी 2 या 3 ही बिस्किट आते हैं। हाँ, पहले 2 रुपए में 5 बिस्किट आते थे, अभी 2 ही आते हैं। श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं उसको। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस पॉइंट चेंज नहीं कर रहे, क्वांटिटी कम कर रहे हैं। और सब कंपनीज बड़ी स्मार्टली यही करती है। एफएमसीजी में जितने भी है ना, वो क्या है ना, आपके घर का बिल बढ़ा देंगे तो नजर में आ जाएगा। साबुन, राशन, किराना, ये वो खाने पीने की चीजें जो हर महीने आप लेके आते हो, उसमें आपका बजट होता है 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये। अब वो 15 का 20 हो गया तो दिखेगा, बट 180 ग्राम का पैकेट अगर 160 का हो गया तो नहीं दिखेगा। तो वो लोग वो करते हैं। तो बात तो वही है, आप पैसा उतना दे के आ रहे हो लेकिन चीज कम लेके आ रहे हो। वैसा है वो पेट्रोल में जोक चलता है ना, भाई मैं तो पहले भी 200 का भरवाता था, आज भी 200 का भरवा रहा हूँ, पेट्रोल कहाँ महंगा पड़ रहा है मुझे। मतलब भाई क्वांटिटी तो कम हो गई ना, ये बात वैसी हो गई। दैट इज श्रिंकफ्लेशन, वो पॉइंट है। तो कॉस्ट लीडरशिप में ना कंपनीज अपनी कॉस्ट को पकड़ के रखती है कि जब कॉस्ट नहीं बढ़ेगी तो हम उस प्राइस पॉइंट पे बेच पाएंगे जिस प्राइस पॉइंट पे बाकी लोग नहीं बेच पा रहे। और कोई नया अगर मार्केट में आएगा वो 5 रुपए में बेच ही नहीं पाएगा, उसकी कॉस्टिंग ही पूरी नहीं पड़ेगी, तो वैसे उसको नुकसान होगा। वैसा है वॉलमार्ट भी यही करता है, डीमार्ट भी यही करता है। डीमार्ट क्या कर रहा है, कॉस्ट लीडरशिप पे चल रहा है ना, खरीदता इतना सस्ता है तो सस्ते में बेच पाता है। एक ऑर्डिनरी किराने की दुकान वाला उतना डिस्काउंट क्यों नहीं दे पा रहा जितना डीमार्ट वाला दे पा रहा है, क्योंकि उसकी बाइंग कॉस्ट कम है, बल्क में परचेस करता है, वो स्ट्रेटेजी वैसी, ये पॉइंट है। और ये सब चीजें ना एक्सपीरियंस से आती है। ऐसा नहीं है कि डीमार्ट वाले को कोई अचानक से ऐसा जादू कर दिया कि डीमार्ट चल पड़ा। डीमार्ट का जो फाउंडर है उनका नाम है राधा किशन दमानी, गुजराती है। उन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे कमाए, ये हर्षद मेहता वाली गैंग में थे, ऑपोजिट गैंग में। तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में बहुत पैसे कमाए। फिर एक पॉइंट पे जब ये 92 में सब स्कैम में बहुत बाहर आ गए तो सबके नाम आए थे, सभी मिले हुए थे। बकरा एक को बनाया वो अलग बात है। तब उन्होंने सोचा कि यार अब ये चक्कर में ये तो फंसा, जेल गया, हम भी जाएंगे। तो बोला अब कोई सही धंधा ढूंढना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म हो और ये चक्करों में नहीं फंसना। अब देखो पैसे वाला इंसान है, स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, इतना करोड़ों रुपए ट्रेडिंग से कमा के बैठा है, तो पूरी दुनिया घूम सकता है। तो उनका इंटरव्यू में सुन रहा था, ही सेड के बोले मैं इंग्लैंड गया, 2 साल बोले मैंने ट्रेडिंग वेडिंग सब ऐसे छोड़ दिया क्योंकि बहुत मार्क खराब हो गया था और सबके ऊपर वॉच थी कि कोई भी जेल जा सकता था। बोले चक्कर में नहीं पड़ना। तो बोले मैं इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में बोले सुपर मार्ट्स, ये जो हाइपर मार्ट्स होते हैं, वो बोले मुझे थोड़ा सा बिजनेस अट्रैक्टिव लगा। तो मैं देख रहा था कि ये लोग पैसा कमाते कैसे। तो बोले मैं अलग अलग सुपर मार्ट्स, हाइपर मार्ट्स, ये वॉलमार्ट सब में घूमता था, छोटे से बड़े जो भी सप्लाई चेन होते थे उनमें मैं घूमता था और जाके देखता रहता था कि वो लोग बिजनेस कैसे कर रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, मार्केट स्टोर कैसा है। बोले मैनेजर से दोस्ती कर लेता था, उनसे बातें कर रहा हूँ, थोड़ा उनसे सीख रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ। बोले 2 साल मैंने यही किया है, अलग अलग टाउन्स में, सिटीज में घूमता रहा, रिसर्च करता रहा, बिजनेस समझता रहा। फिर बोले आके मैंने ये दिमाग लगाया कि भाई ये चीज अपने को शुरू करनी है। अब जब उन्होंने ये स्टार्ट किया तो ही वॉज ऑलरेडी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द बिजनेस, ऐसे हवा में तीर नहीं चलाया। और फिर डीमार्ट स्टार्ट करने में भी इतनी स्ट्रैटेजीज लगाई कि आज जाके वो एक सक्सेसफुल ब्रांड बने। वो तो स्ट्रैटेजीज आगे भी अपन बात करेंगे, बहुत सारी है, लेकिन बहुत अच्छा केस स्टडी है। तो ये शो करता है कि रातों रात बैठे बैठे घर पे कुछ भी आप सोच लो और वो चल जाएगा, ऐसा होगा नहीं। पहले उस बिजनेस को आपको इन एंड आउट समझना पड़ेगा, फिर आप रिसर्च करोगे तो आपको आउटकम मिलेगा जो मिलना चाहिए, ये पॉइंट है। चलिए देखें आगे। ये आइकिया का एग्जांपल दिया, आइकिया बहुत बढ़िया केस स्टडी है। आइकिया फर्नीचर का ब्रांड है। आइकिया रेडीमेड फर्नीचर नहीं देता, असेंबल आपको खुद करना पड़ता है। और उसकी बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि लोग क्यों खरीद रहे हैं आइकिया। आप ही सोचो, रेडीमेड फर्नीचर मिल रहा है तो आप घर जाके खुद ही फिटिंग कर रहे हो, क्या रीजन है? खुद बनाते तो लगता है कि हमने कुछ किया है, वो भी एक एस्पेक्ट है। फर्नीचर देखो कॉस्ट वाइज कम है, हाँ आप देख लो कैसा है फिर आप ले जाओ, लेकिन असेंबलिंग आपको खुद करना है। अब उस वजह से क्या होता है ना, उनका लेबर कॉस्ट कम हो जाता है तो वो लेबर कॉस्ट का बेनिफिट आपको पास ऑन कर देते हैं।
दूसरा बोले कंज्यूमर बिहेवियर में उन्होंने स्टडी किया कि अगर कोई कंज्यूमर कोई चीज़ खुद बनाता है या उसके कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है तो वो इमोशनली उसे अटैच हो जाता है। तो बोले दैट इज द मेन पॉइंट जिस वजह से आइकिया दोनों बेनिफिट ले रहा है। एक तो आपको वो उससे बॉन्डिंग आपकी जुड़ जाती है और दूसरा ये हो जाता है कि आपको कॉस्ट में सस्ता पड़ता है। तो कस्टमर पैसा बचाने के लिए तो खरीद ही रहा है और फिर वो बनाने के बाद ना प्राउड फील कर रहा है, बोले ये पूरा वार्डरोब मैंने असेंबल किया। होता है ना, आपके घर के लिए आपने खरीदा और फिटिंग खुद किया है तो फिर आप उससे इमोशनली जुड़ जाते हो, ये मैंने खुद बनाया। फर्क होता है किसी और से बनवाना और खुद बनाना, उसमें बहुत फर्क है। तो वो चीज़ का वो लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं वैसा है। तो ये भी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, सस्ता पड़ता है। जूडियो वाला भी तो यही कर रहा है, कॉस्ट लीडरशिप, कि इतना सस्ता बनाते हैं, इतना बल्क में बनाते हैं तो सस्ता बेच पाते हैं, वैसे ही हो रहा है। लेकिन अब जूडियो का थोड़ा मार्केट बिगड़ गया है। नेक्स्ट, मार्केट सेगमेंटेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है और बड़ी कंपनीज ये करती है। आप सपोज डिटर्जेंट पाउडर खरीदने जाओ, कपड़े धोने का पाउडर, एरियल, सर्फ, कुछ भी, तो उसमें एक ही वैरायटी आती है। सर्फ मतलब एक ही सर्फ, एरियल मतलब एक ही एरियल, ऐसा नहीं। आप उसमें देखना अलग अलग कैटेगरीज है, थोड़ा नाम चेंज कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ प्लस, कुछ ये वो, कुछ ब्रांडिंग कर देंगे, बट सर्फ में आपको ना 5 वैरायटी मिलेगी। एक वो 50 रुपए किलो वाला पाउडर भी होगा जिसमें आपके कपड़ों की क्या हालत होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैम को कर दो, ठीक है, तो उसकी गारंटी नहीं है। फिर 50 रुपए के बाद 100 रुपए किलो वाला भी होगा, 200 रुपए किलो वाला भी होगा, 250 रुपए किलो वाला भी होगा। उन्होंने क्या किया, मार्केट में हर टाइप के कंज्यूमर के लिए एक वेरिएंट बना दिया कि भाई देखो हमें कपड़े धोने का साबुन बेचना है। अब कोई इंसान छोटा मोटा वर्कर होगा तो उसके कपड़े भी उतने महंगे नहीं होंगे। वो एसएम की बुक के लिए ना वहाँ पे पड़ी होगी, राशि मैम को बोलो ना, दे देंगे वो। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि भाई उनको ये है कि हमें हर कस्टमर को केटर करना है। तो जो एक छोटा मोटा पर्सन है जिसकी इनकम कम है और ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता, उसके लिए प्रोडक्ट देना है, मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट देना है, और जो रिच क्लास है वो सोचा है मेरे कपड़े 5-10 हज़ार रुपये से नीचे नहीं होते, ये 50 रुपये वाले पाउडर में तो कलर वलर डिजाइन सब खराब हो जाएगा, मुझे अच्छी क्वालिटी का पाउडर चाहिए। तो देते हैं ना, आपको जो प्राइस पे चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक ही कंपनी अपना एक प्रोडक्ट अलग अलग कस्टमर्स के लिए सेगमेंट वाइज डिवाइड कर देती है और वेरिएंट्स निकाल देती है और प्राइस वैसा चार्ज करती है जैसी वो क्वालिटी रही। तो आपका जो बजट है उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। सैमसंग देख लो, सैमसंग भी एक एग्जांपल है। एप्पल वर्सेस सैमसंग देख लो, एप्पल इज नॉट ट्राइंग टू कवर द एंटायर मार्केट, उसको चाहिए थोड़ा सा प्रीमियम। सैमसंग बोलता है अरे 1500 रुपए का फोन चाहिए, मेरे पास है, सिर पे मारो कुछ नहीं होगा। 1.5 लाख का चाहिए तो भी है, उसके फीचर्स आप देखोगे तो एप्पल से भारी वाले दूंगा। तो बोले मैं सब कुछ बना सकता हूँ। तो बोले मेरे पास 1500 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक स्पेंड करने वाले हर कस्टमर के लिए एक प्रोडक्ट है। आपको 12,000 का फोन चाहिए, 15 का चाहिए, 18 का चाहिए, 20 का चाहिए, 25, 30, 40, हर रेंज है। अब वो लोग क्या करते हैं, रेंज के नाम अलग रख देते हैं। अब नोट सीरीज आ गई, एस अल्ट्रा सीरीज आ गई, सब अलग कर दिया, वाई सीरीज, जेड सीरीज, एम सीरीज, ऐसे नाम अलग अलग कर देते हैं। तो सीरीज वाइज ना रेंज की कैटेगरी बन जाती है। दिस इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। तो बड़ी कंपनीज ये काम करती हैं। मारुति भी कर रही है, तो मारुति आल्टो भी आती है और मारुति में भी 15-20 लाख की गाड़ी भी आती है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हर 50,000 के प्राइस पॉइंट पे एक वेरिएंट आपको मिल जाएगा कि आपको जो बजट में गाड़ी चाहिए। हमारी कंपनी गाड़ी तो देती है, आपको पसंद आ रही नहीं आ रही वो सेकेंडरी पॉइंट है वैसे। फिर है प्राइस या फिर कॉस्ट स्ट्रैटेजी। प्राइस वाले पॉइंट में ऐसा है कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो प्रोडक्ट्स बहुत कम प्राइस पे बिकते हैं उसमें कस्टमर को ब्रांड से इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैच स्टिक्स हो गई, पेंसिल सेल हो गए, और तुम एवरीडी का दे दो या निपॉन का दे दो, कोई भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है भाई, सेल तो सेल है। कोई ऐसा स्पेसिफिक आके नहीं बोलता है कि मुझे यही कंपनी का सेल चाहिए। मैच स्टिक में भी ये नहीं होता कि मुझे यही कंपनी की चाहिए। तो वहाँ पे क्या है ना, प्राइस पॉइंट जो है वही आपका मेन प्लस पॉइंट है कि भाई ये प्रोडक्ट 5 रुपए का बिकता है, मैं 5 में बेचूंगा तो मेरा भी बिकेगा, लेकिन 6 करूंगा तो नहीं बिकेगा। ये वैसी बात हो गई, वो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अगला पॉइंट है क्वालिटी स्ट्रैटेजी। क्वालिटी स्ट्रैटेजी में ना कंपनी का मेन फोकस प्राइस पे नहीं है। बोले हम वो कस्टमर को केटर नहीं करते जो सस्ता मांगता है, हम वो कस्टमर को केटर करते हैं जिसको क्वालिटी चाहिए। अब मर्सिडीज अगर गाड़ी बना रही है तो उनको पता है कि हमारा कस्टमर हमसे प्रीमियमनेस एक्सपेक्ट करता है, वो देगा 50 लाख रुपए गाड़ी के देने को रेडी है, बट 50 लाख के सामने उसको चीज अच्छी नहीं मिली ना तो 4 गाली देके जाएगा, क्योंकि वो 50 लाख के सामने 60 लाख भी अफोर्ड कर सकता है, बट उसको क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो हमारा फोकस क्वालिटी पे। वैसा है एयरटेल का एग्जांपल ले लो, एयरटेल वर्सेस जियो का फाइट चला, प्राइस वॉर चली, एयरटेल थक गया,
बोले यार ये तो जेब से पैसे डाल डाल के तब तक चलाता रहेगा जब तक हम बर्बाद नहीं हो जाएंगे, हम स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। एयरटेल ने ओपनली डिक्लेयर किया नाउ वी आर नॉट इन प्राइस वॉर विद जियो, हम लोग क्वालिटी पे फोकस करेंगे। जियो सस्ता नेटवर्क देता है लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम्स है, कॉल ड्रॉप होता है, हम लोग कॉल ड्रॉप नहीं होने देंगे, हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे। तो जो प्रीमियम कस्टमर्स है जो ढंग का पैसा देके सही सर्विस चाहते हैं कि बार बार कॉल कट नहीं होने चाहिए, नेटवर्क इशू नहीं आना चाहिए, कॉल लग नहीं रहा वो इशू नहीं आना चाहिए, आप एयरटेल में आओ। सस्ता चाहिए तो भाई जहाँ जाना है जाओ, उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया। तो एयरटेल ब्लैक करके जो उन्होंने सीरीज शुरू की जिसमें आपका फाइबर इंटरनेट ये सब चीजें भी उन्होंने कवर कर दी, उसमें उनका मेन फोकस उसी पे था कि हमें क्वालिटी देनी है, प्राइस जो है वो तो लगेगा, आप अफोर्ड कर सकते हो नहीं तो कोई बात नहीं, सस्ते प्राइस वॉर में हमें नहीं पड़ना। कंपनीज वो चीज़ पे फोकस करती है, क्वालिटी वाली बात होगी। कॉस्ट स्ट्रेटेजी और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में क्या फर्क है? कॉस्ट लीडरशिप में सस्ता बनाने पे फोकस है और प्राइस स्ट्रेटेजी में प्राइस पॉइंट कि भाई इससे ऊपर नहीं बेचना है वैसा। तो अगर आपका एक प्राइस पॉइंट फिक्स हो गया है ना तो उसका इम्पैक्ट आपकी कॉस्ट पे तो आने ही वाला है, इसलिए उन्होंने और करके दोनों लिखा हुआ है। आपको पता है माचिस की डिब्बी 5 रुपए की ही बेचनी है तो कमाना भी तो है, तो कॉस्ट कंट्रोल नहीं करोगे तो 5 रुपए में बिकेगी कैसे? तो प्राइस तो मार्केट में तय कर लिया है, अब आप देख लो आप कॉस्ट में क्या कर सकते हो, वैसा हो गया। और कॉस्ट लीडरशिप में ऐसा है कि मैं इतना सस्ता बनाता हूँ कि मैं कम से कम प्राइस पे बेच सकता हूँ, पर वो प्राइस मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि मैं इतना सस्ता बनाता हूँ। मतलब मेरी कॉस्टिंग एक प्रोडक्ट बनाने की मान लो 10 रुपए और मैं उसको चाहूँ तो 10.5 में 11 में बेच सकता हूँ, 1 रुपए मार्जिन पे काम कर लूंगा। लेकिन आप 11 रुपए में बना ही नहीं पाओगे, आपकी मेकिंग कॉस्ट ही 12.5 आ जाएगी, आप कैसे बेचोगे 11 में? तो आप मेरे साथ कॉम्पीट ही नहीं कर पाओगे। चाइना वही कर रहा है, कॉस्ट लीडरशिप, इतना बल्क में बनाओ कि पर यूनिट कॉस्ट इतनी कम हो जाए कि आप कुछ भी कर लो सामने वाला उस प्राइस पे बेच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितनी मेरी सेलिंग प्राइस है ना उतना आपका मेकिंग कॉस्ट नहीं, उससे ज्यादा पे आपका मेकिंग हो रहा है। तो आपके बजट में ही नहीं आएगा कि आप मेरे प्राइस पॉइंट पे आके सेल कर पाओ, और नुकसान में कितने दिन बेचोगे? देखो मैं तो 10 का 11 में 1 रुपया कमा रहा हूँ, अगर आप 12.5 की चीज 11 में बेच रहे हो, 10.5 में बेच रहे हो, आपकी सारी वेल्थ खत्म हो रही है। और ये बात अगर मुझे पता है तो आई विल वेट एंड वॉच, बेच भाई 10.5 में बेच, तेरा बिक रहा है ना बेच ले। 2 रुपए का नुकसान खा के कितने दिन कमाएगा? एक दिन जब तेरी दुकान पूरी बंद हो जाएगी, मैं 11 का 12.5 कर दूंगा, मैं और कमा लूंगा। तो मार्केट वैसे वर्क करता है, ये पॉइंट है। हाँ उनको एडवांटेज मिलेगा। कॉस्ट लीडरशिप के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए ना जिस बेसिस पे आप कॉस्ट बचा सकते हो, या तो रॉ मटेरियल का सप्लाई आपके पास वैसा अवेलेबल हो जो बाकी सबके पास नहीं हो, एक वो भी एडवांटेज होता है। भाई हमारी घर की कंपनी है, मेरे भाई की कंपनी है, मेरे रिश्तेदार की कंपनी है, मुझे इतने में देता है, बाकी किसी को नहीं देगा, बस वो मार्जिन पे खेल लो आप। ऐसे ही होता है बिजनेस में, तो वो चीज़ें काम आती है। चलिए नेक्स्ट है डिलीवरी स्ट्रेटेजी। ये अपना इंस्टामार्ट, अमेजोन प्राइम, पहले अमेजोन प्राइम आया था, बोला 24 आवर सेम डे डिलीवरी, टीवी पे ऐड भी वैसी बना रहे। वो शादी की रस्म चल रही, जूता छुपाई चल रही, वो जीजा जी के जूते चुरा लिए, बोले ले जाओ, क्यों अमेजोन प्राइम पे तुरंत मंगा लिए, ऑर्डर करके रखे थे तुरंत आ गए, बोले वही पहन के चला जाऊंगा। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टेंट डिलीवरी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके अच्छा सर, पूरे 10 मिनट लगे। ढूंढने पड़ेंगे, कैबिन में होंगे, कैबिन में होंगे। हाँ तो अमेजोन वाले केस में उन्होंने जो प्राइम डिलीवरी स्टार्ट की तो मेन उनका पर्पस वही था कि भाई क्विक डिलीवरी देनी है, सेम डे डिलीवरी। बिकॉज ऑनलाइन में ऐसा है कि आप ई कॉमर्स से ऑर्डर करते हो तो 5 to 7 डेज बोलते हैं, तो स्लो लगता है कि यार 5 दिन वेट करना पड़ेगा, अभी ऑर्डर किया तो अभी के अभी चाहिए। तो उस चक्कर में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ऑनलाइन बहुत स्लो है, इससे तो दुकान से जाकर दे लो। अमेजोन ने ट्राई किया कि हम 5 दिन को 24 घंटे पे लेके आते हैं, तो बाकी लोगों के कंपेरिजन में हमें एडवांटेज मिलेगा। अब कोई फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करे और फ्लिपकार्ट बोलता है 3 दिन में भेजूंगा, अमेजोन बोलता है मैं 24 घंटे में भेज दूंगा, अभी ऑर्डर कर दो, तो लोग अमेजोन से ही खरीदेंगे। तो उसने एक एडवांटेज लेने की कोशिश की, ये डिलीवरी स्ट्रैटेजी हो गई। फिर इसके ऊपर आ गया अपना क्विक कॉमर्स। ई कॉमर्स अलग है, क्विक कॉमर्स अलग है। क्विक कॉमर्स में आपका ये इंस्टामार्ट और स्विगी और ब्लिंकिट, ठीक है, और जेप्टो, ठीक है, ये सारी कंपनीज आ गई। ये लोग बोल रहे हैं 10 मिनट डिलीवरी। इसके पहले आया था बिग बास्केट, 30 मिनट्स डिलीवरी। आप ऑर्डर करो बिग बास्केट में, स्लॉट सेलेक्ट कर लो। पहले मैं बहुत मंगवाता था जब नया नया आया था, क्योंकि उसमें डिस्काउंट्स बहुत अच्छे होते थे। तो भाई स्लॉट सिलेक्ट कर लो, कल सुबह 10 से 1 के बीच में आ जाएगा, 2 से 5 के बीच में आ जाएगा। आप जो स्लॉट सिलेक्ट करोगे उसमें आएगा। तो ऐसा घर पे नहीं है, ये है वो है, वो प्रॉब्लम नहीं होता। फिर उन्होंने स्टार्ट किया 30 मिनट्स डिलीवरी, आप बोल दो 30 मिनट में पहुंचा देंगे। फिर ये लोग आ गए इंस्टामार्ट वाले, 10 मिनट में पहुंचा देंगे। और वो 10 मिनट्स की रेस लग गई, सारी कंपनी आ गई।
फ्लिपकार्ट वाला बोलता है 5 मिनट डिलीवरी। हाँ, 5 minutes का है। अरे तुम्हें घर के बाहर ही दुकान लगा ले, जैसे ऑर्डर डालोगे बेल मार के दे देगा। 10-12 मिनट में आ जाता है। हाँ, अब वो लोग 10 मिनट डिलीवरी बोल रहे थे, बट कितनी बार नहीं भी आते थे। मैं इंस्टामार्ट से कितनी बार ऑर्डर किया, 18-19 मिनट में आ रहा है। बट वो 10 मिनट डिलीवरी उन्होंने एक वो मार्केटिंग के लिए यूज किया, कितनी बार पहुंचाया कितनी बार नहीं पहुंचाया। फिर काफी हल्ला हुआ इसके ऊपर पार्लियामेंट में, और राघव चड्ढा ने बोला कि बोले ये तो सही नहीं है। बात ठीक भी है, ये लोग सिग्नल तोड़ते हैं तो खतरनाक भगाते। ब्लिंकिट वालों को मैं रोज देखता था, रेड सिग्नल है सब खड़े हैं, वो ब्लिंकिट वाला ना कट मार के निकल ही जाएगा। मतलब भाई तू डिलीवरी पहुंचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया तो तू भी मरेगा, कोई और भी मरेगा, तो तुम 10 मिनट की प्रॉमिस कर ही क्यों रहे हो जब प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। सीधा बोलो ना 10 मिनट हमारा मार्केटिंग स्कीम है, 15-20 मिनट में आ जाएगा, कस्टमर को उतना फर्क नहीं पड़ता। बट ये लोग क्या है ना, वो सिग्नल तोड़ते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। जोमेटो के ऊपर भी एलिगेशन लगा ब्लिंकिट में कि भाई तुम लोग ये कर रहे हो। जोमेटो क्लैरिफिकेशन दे रहा है, बोले नहीं हमारे राइडर का टाइमर ही नहीं होता है, ये तो हमने सिर्फ मार्केटिंग के लिए बोले, बाकी उस पर कोई टाइम का प्रेशर नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। आप रोड पे राइडर देखो, इतना प्रेशर में होता है, 10 मिनट में पहुंचाना, उसका टाइमर चल रहा होता है तो वो भगाता है गाड़ी। अब उस चक्कर में एक्सीडेंट्स होंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वैसा। तो बाद में उनको वो हटाना पड़ा। 11 मिनट कर दिया ताकि 10 मिनट नहीं चले ना तो 11 अच्छा ऐसा है, वो ऐसे ही होगा, सुनते थोड़ी है। वो ब्लिंकिट के उस पे आया तो जोमेटो का फाउंडर पॉडकास्ट पे आ गया, वहां आके एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई हमने, तो पॉडकास्ट पे आके बोल रहा है, इससे अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, सबको ही बताते हैं, ये कौन सा तरीका हुआ क्लैरिफिकेशन देने का। तो ऐसे ही चलता है। तो ये सब जो है डिलीवरी स्ट्रैटेजी, क्विक डिलीवरी के बेसिस पे हम कस्टमर अक्वायर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है प्रोडक्ट मिक्स या फिर फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट मिक्स में ऐसा है कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहे हो मार्केट में तो बहुत रिस्क है, वो वेरी बैड आइडिया, मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट कब मार्केट में फ्लॉप हो जाए, कब कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाए, कब आपका कॉम्पिटिटर आपसे कुछ बेटर लेके आ जाए, धंधा ही खत्म हो जाएगा। तो बड़ी कंपनीज जनरली एक प्रोडक्ट पे नहीं चलती, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करती है। एक कम चलेगा तो दूसरे से कमा लेंगे, दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पतंजलि है, ये सब जो कंपनीज है एफएमसीजी सेक्टर में, जनरली वो लोग प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। पतंजलि के कितने प्रोडक्ट आते हैं देखो, टूथपेस्ट भी है, घी भी बेच रहा है, साबुन भी बेच रहा है, बिस्किट भी बेच रहा है, आटा भी बेच रहा है, तो कुछ तो बिकेगा ना, सब में थोड़ी मंदी एक साथ आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं से अपना वो लोग बैलेंस कर लेते हैं। HUL भी यही कर रहा है। अच्छा, HUL जो है वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, HUL सिर्फ ब्रांडिंग करता है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। HUL कोलगेट का टूथपेस्ट है तो उस पर लिखा है HUL, लेकिन HUL खुद थोड़ी बनाता है। उन्होंने क्या किया हुआ है, सारा मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स किया हुआ है। कोलगेट की टूथपेस्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी फैक्ट्री वाले को दे रखा है, उसको बोला हमें ये क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, ब्रांडिंग हम करें, कोलगेट नाम हमने सोचा, उसकी ऐड हम बनाएंगे, उसमें सेलिब्रिटी को हम लेंगे, उसको प्रमोट हम करेंगे, बना के तू दे देना, डिस्पैच हम करवा देंगे, दुकान तक हम पहुंचा देंगे, फिर बना के दे दे। तो सारा मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने कर रखा है, आउटसोर्सिंग। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक प्रोडक्ट भी खुद नहीं बनाता है, सिर्फ ब्रांडिंग लेबलिंग करता है, नाम वो सोचता है, स्ट्रैटेजी वो सोचता है, मार्केटिंग वो करता है, वैसा है, वो उनका काम है। नेक्स्ट है सर्विस स्ट्रैटेजी, 24/7 सर्विस अवेलेबल, वो जो स्कीम है दैट इज सर्विस स्ट्रैटेजी, कि हम जो सर्विस देंगे वो बाकी लोग नहीं देंगे। आपकी गाड़ी रास्ते पे खराब हो जाए, फोन करो, हमारी कंपनी आ जाएगी, उस टाइप की चीजें, रोड साइड असिस्टेंस वैसा हो गया। अमेज़न भी आ जाता है ना सर्विस स्ट्रैटेजी में तो अमेजोन कहाँ से आएगा, वो तो सप्लायर है, उनका वो डिलीवरी में आ गया ना, डिलीवरी वाले में आ गया ना। वो सर्विस मतलब कार खराब हो गई, ऑन रोड सर्विस चाहिए, अगर प्रोडक्ट रिटर्न करना है फिर ले जाना और उसमें 24/7 वाली तो कोई बात ही नहीं, वो तो दिन में ही आएगा, रात को 3 बजे तो आएगा नहीं, सर आपका पार्सल रिटर्न लेना है, हाँ तो आप ही गाली दोगे उसको। हाँ, ऑर्डर तो कभी भी दे सकते हो, हाँ वो एक अलग बात होगी, बुकिंग करा सकते हो, उस पॉइंट से आप गिन सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं, वो बात ठीक है। टोल फ्री नंबर होता है 24/7 हेल्पलाइन, वो चलेगा, वो अवेलेबिलिटी वाली बात होगी। नेक्स्ट है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, पैकेजिंग में, ईवी में, ये सब चीज़ें हैं। अब स्टारबक्स से एक बार कॉफ़ी ऑर्डर की थी, पार्सल मंगाई, तो उसने पूरा जो पैकिंग है उसमें 90% उसने कार्डबोर्ड पैकिंग यूज़ किया था जो रिसाइकलेबल था, बॉक्स भी कार्डबोर्ड का, अंदर जो ग्लास रखा था उसके आजू बाजू पैकिंग था कि वो इधर उधर गिरे नहीं, तो वो वैसे उसका सेट किया हुआ था। जो कप था वो भी पूरा पेपर का, जो ऊपर का कैप था सिर्फ वो कैप, और जो स्ट्रॉ है सिर्फ वो प्लास्टिक की थी। और वो उन्होंने मेंशन भी किया था कि भाई जितना पॉसिबल था वो सारा हमने नॉन प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, ताकि एनवायरनमेंट को हम जितना कम पॉल्यूट करें उतना अच्छा है। और सब जगह लिखा था रिसाइकलेबल रिसाइकलेबल, तो बोले ये सारा वेस्ट से बना हुआ पेपर है, कार्डबोर्ड पेपर है, और 100% डिस्पोजेबल है, इसमें कोई प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट नहीं होगा। स्ट्रॉ भी उनकी पेपर की थी, खाली वो एक कैप था ना वो प्लास्टिक का था, क्योंकि उसका उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं था। अब ये कंपनीज जो है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके अपनी ब्रांडिंग करती है।
अब क्या होता है, देखो जो इस तरीके के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो भी उस लेवल के होते हैं, हाँ इको फ्रेंडली है तो अच्छा है, तो कनेक्ट भी करता हूँ। हर किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, प्रीमियम कस्टमर ये सब बातों के बारे में सोचता है वैसा, तो वो भी एक आप तरीका यूज कर सकते हो अपने आप को मार्केट करने का। ग्रीन प्रोडक्ट्स बहुत कंपनीज करती है आजकल ऐसा। ठीक है, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी, हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग में होता है। मारुति का एग्जांपल ले लो, मारुति की स्विफ्ट आती है, मारुति की स्विफ्ट डिजायर आती है, मारुति की बलेनो आती है। मारुति की आप अगर 10 मॉडल देखोगे ना तो उसका इंटीरियर आपको एक जैसा लगेगा। कितनी गाड़ियों की हेडलाइट सेम होती है, जैसी सबकी एक ही। हाँ वो क्यों कर रहे हैं पता है, उससे उनकी कॉस्ट कटिंग होती है। अगर आपकी गाड़ियों के 10 मॉडल्स हैं और 10 मॉडल में लगने वाले सारे पार्ट डिफरेंट है शेप एंड साइज में, तो आपको सबकी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या होता है, अगर 10 मॉडल में स्टेयरिंग व्हील सेम है तो इन्वेंट्री में उनको लिमिटेड स्टीयरिंग व्हील रखने से भी काम हो जाएगा, क्योंकि सब में सेम ही लग जाता है। नहीं तो हर गाड़ी के 2-2 पीस रखो, पूरे इंडिया में रखो, तो कितना खर्चा होता है, डेड इन्वेंट्री पड़ी रहती है उनके पास। तो वो कट डाउन करने के लिए वो लोग ये फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, जहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट्स में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स कॉमन रखेंगे, तो वो अगर कम क्वांटिटी में भी हमारे पास होंगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि हर मॉडल की गाड़ी का रिपेयरिंग में सबका सेम खर्चा नहीं आने वाला कि इसका भी यही पार्ट खराब हुआ, उसका वही हुआ। इन्वेंट्री बहुत वेस्ट होती है और पैसा अपना वर्किंग कैपिटल के नाम पे उसमें ब्लॉक पड़ा रहता है, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। तो हर कंपनी करती है ऐसा। आप देखना फ्रंट मॉडल पूरा सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदर फर्क करते थे। हैचबैक आती है, सिडान आती है, हैचबैक सिडान का फ्रंट व्यू देख लो पूरा सेम होता है। मारुति स्विफ्ट और डिजायर फ्रंट लुक में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं, खाली पीछे का फर्क है। तो पीछे वाले पार्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन फ्रंट का तो पूरा सेम है ना। ग्रिल हो गई, हेडलाइट हो गई, हेडलैम्प्स हो गए, सब सेम होता है, तो उससे कॉस्ट कटिंग होती है। लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी अपन देख ही लिया, वॉलमार्ट, डीमार्ट, ये सब कॉस्ट पे ही तो फाइट कर रहे हैं। चलिए, तो ये एक आपका ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। अब लास्ट बचा है लॉजिस्टिक वाला। चलिए, तो चैप्टर का लास्ट पार्ट है, दिस इज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स को दुकान तक पहुंचाना, वो पॉइंट है, दैट इज लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी। वैसा है सप्लाई चेन बोल सकते हैं, सप्लाई चेन उसी का पार्ट है, हाँ सप्लाई चेन का ही पार्ट है लॉजिस्टिक्स। अब मीनिंग तो उतना ही है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा तो है नहीं। इन्होंने जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसको अपने एक बार देख सकते हैं, एलिमेंट्स ही देखने पड़ेंगे और कुछ तो है नहीं। लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी का क्या प्लान रहेगा? सबसे पहला है कस्टमर सर्विस पॉलिसी। देखें, द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सर्विस फॉर कस्टमर्स बाई प्रोडक्ट, मार्केट सेगमेंट, ओके। ऑर्डर फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट्स, तो ऑर्डर फुलफिलमेंट को एक पॉइंट को पकड़ के अपन ये समझ सकते हैं कस्टमर सर्विस पॉलिसी। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कितनी अच्छी है, लॉजिस्टिक फैसिलिटी कितनी अच्छी है, उस पर भी कस्टमर कितना अट्रैक्ट होगा उस पर डिपेंड करता है। जो अमेजॉन प्राइम वाला आपने एग्जांपल देखा, वो और कुछ नहीं है, वो एक तरीके की लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी भी है। बिकॉज अगर वो 24 आवर में डिलीवर करने की बात कर रहा है तो पहुंचाना भी तो पड़ेगा। फिर ऑर्डर दिया और 3 दिन बाद आया तो आप बोलोगे तो ये लोग फालतू में बोलते हैं, आता तो उतने ही टाइम में, फिर क्यों ऑर्डर करेंगे। तो उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वैसे किया है कि हर जोन में वो 24 आवर में डिलीवर कर सके। आपने देखा होगा ब्लिंकिट और ये सबके जो है गोडाउन्स, अलग अलग जगह आपको डार्क स्टोर्स देखने को मिलते हैं। तो डार्क स्टोर का उनका क्राइटेरिया है वो ये 2 से 3 किलोमीटर का रेडियस, ठीक है, वैसा है। तो वो सब पॉइंट्स रहेंगे। नेक्स्ट, इन्वेंट्री लोकेशन पॉलिसी, वही मैंने आपको बोला, इन्वेंट्री लोकेशन। आप देखना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो, अपने यहाँ सूरत में जहाँ से डिलीवरी आती है ना, मोस्टली आपको थाने, भिवंडी, ये सब लोकेशन मिलेगी कि गुड्स आया कहाँ से। अब थाने, भिवंडी जो है ये महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर वाला जोन है, और वहाँ पे पूरा वेयर हाउसिंग, मतलब इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पे वेयर हाउसेज ही बने हुए हैं। तो सारे ई कॉमर्स वालों ने क्या किया, वो जोन में वेयर हाउसेज सेटअप कर दिए। अब ये जो गुजरात का अपना जोन है, महाराष्ट्र का बेल्ट है, जहाँ तक वो एक दिन में गुड्स पहुंचा सकते हैं, वो सारा वहां से डिस्पैच होता है। अब यही अगर आप साउथ साइड में जाओगे तो बेंगलोर के पास उन्होंने वेयर हाउस सेटअप किया है, ऊपर नॉर्थ में जाओगे तो गुरुग्राम के पास किया हुआ है। तो उन्होंने ऐसे जोन पकड़े हुए हैं कि भाई यहाँ पे रखो और 200 किलोमीटर का रेडियस कवर करो, तो 24 घंटे में अपन गुड्स कहीं पे पहुंचा सकते हैं। दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो भी लॉजिस्टिक्स का एक पार्ट है। इन्वेंट्री पॉलिसी, कौन सी इन्वेंट्री कितनी क्वांटिटी में कौन से गोडाउन पे रखनी है, ये सारा डेटा एनालिसिस जो आजकल चल रही है फील्ड, डेटा एनालिटिक्स, उसमें बहुत काम आता है। बिकॉज अमेजॉन बोलता है हम लोग हमारे पोर्टल पे 2 करोड़ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो 2 करोड़ प्रोडक्ट हर गोडाउन में थोड़ी रखेंगे, 10-10 यूनिट वेस्ट हो जाएंगे। तो जिस एरिया से जिस प्रोडक्ट की डिमांड आती है, उस एरिया की इन्वेंट्री में हमें वही प्रोडक्ट रखना है। ये कैलकुलेशन डेटा एनालिसिस के बेसिस पे होता है कि प्रीवियस ऑर्डर्स कैसे आए,
और यही उनका काम है जो डेटा एनालिटिक्स वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा खासा पे मिलता है। ये मिंत्रा और ये सारी कंपनी, नायका, ये सब में डेटा एनालिटिक्स का फुल टाइम रोल है, बिकॉज उनको ट्रेंड पता करके इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है, ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं कि स्टॉक आउट नहीं हो जाए और ओवर इन्वेंट्री भी नहीं हो जाए, तो वो कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट, कॉस्ट प्लान। ये तो सीधी बात है, देखो लॉजिस्टिक के साथ कॉस्ट कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता थोड़ी पड़ता है, तभी तो ये लोग शिपिंग चार्ज लेते हैं, 40 रुपये, 50 रुपये, 99 रुपीज़। आप इंस्टामार्ट से मंगाओ, फिर वो मिनिमम ऑर्डर डाल देते हैं, फिर 200 रुपये से कम मंगाओगे तो फिर चार्ज लगेगा, उसके ऊपर फ्री है। तो उनको भी तो अफोर्डेबल होना चाहिए ना, नहीं तो नुकसान जाएगा। वो एक पार्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, पैटर्न डिसाइड करो कि गुड्स किसके हाथ से पास ऑन होते होते कहाँ तक जाएंगे। कंपनी डायरेक्टली गुड्स रिटेलर या कंज्यूमर तक पहुंचाने नहीं जाती। आजकल तो कंपनीज क्या करती है, सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं जिनके साथ डील कर लेती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेस्ले है, अब नेस्ले वाले को मैगी बेचनी है तो वो खुद डायरेक्टली किसी से डील नहीं करेगा, पूरे गुजरात का एक सुपर स्टॉकिस्ट होगा जो पूरा नेस्ले का माल खरीद देता है, भाई सारी मैगी मुझे दे दे। अब अगर डीमार्ट वाले को मैगी चाहिए तो वो नेस्ले से डायरेक्ट डील नहीं करेगा, वो सुपर स्टॉकिस्ट से डील करता है, उससे गुड्स मंगवाता है। फिर डीमार्ट, कितने रिटेलर डीमार्ट से खरीद के जाते हैं, फिर वो रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को बेच रहे हैं। तो सप्लाई चेन सेटअप करना कि कहाँ से गुड्स कैसे पहुंचेगा, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे डिसाइड होती है। वैसे आईटी एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, आजकल सारा बारकोड स्कैनिंग, क्यूआर स्कैनिंग, ये वो सब ऑनलाइन है। आप अमेजोन से पार्सल मंगाते तो आप ट्रैक कर सकते हो ना कहाँ पहुंचा, तो ट्रैकिंग होता है पूरा, इस लोकेशन पे आ गया है, इस वेयर हाउस पे आ गया है, इस गोडाउन से डिस्पैच हो गया है, ऑन द वे है, यू कैन ट्रैक द थिंग्स। तो वो सारा सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ही पॉसिबल है। लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखें, अच्छा, अलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो वही अपना टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। तो लॉजिस्टिक्स में भी तो वो चीज़ होगी ना, कौन क्या काम करेगा, ऐसा हो गया। और टारगेट्स एंड मेट्रिक्स, डेटा, परफॉर्मेंस, तो ये सारी चीज़ें होंगी। टारगेट में वो होता है टाइम टू टाइम गुड्स पहुंचने चाहिए। ब्लू डार्ट है, DHL है, ये सब जो अच्छी अच्छी कंपनीज है, ये डिलीवरी है, IPO वाली कंपनी है, तो उनको अपने मेट्रिक्स अच्छे रखने पड़ते हैं कि हम टाइम टू टाइम डिलीवरी कितनी करते हैं और कितने डिलीवरीज में डिलेज होते हैं। तो अगर डिले हो रहा है तो फिर उनका नाम बिगड़ता है, तो उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारा लॉजिस्टिक वाला पार्ट है, ये बोला हुआ है। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन समझ आया? तो ये चैप्टर 3 आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। तो अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझो 50% यहाँ पे खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर फिर जो नया है कल कंटिन्यू करेंगे।